कुमारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में समय हो चुका है खास मुद्दों पर चर्चा करने की। तो आज का मुद्दा है बजट 2021-22, जो कि सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 बजट पेश कर दिया। हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। एक तरफ है यूथ कांग्रेस से आरिफ राजा, तो दूसरी तरफ है ईशान त्यागी, जो अपना पक्ष रखेंगे। मेरा पहला सवाल है आपसे ईशान जी कि बजट 2021 जो है वो आम आदमी की जेब पर कितना भारी पड़ेगा या क्या राहत मिली है उससे? देखिए दिव्या जी, जब हम बजट की बात करते हैं तो इस बार कोरोना महामारी के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सरकार से कि टैक्स रेट कम होगा आम आदमी के लिए, क्योंकि हम दो चीजों से सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। या तो हम लोगों के हाथ में पैसा दें या फिर उनका इकोनॉमिक बर्डन हम कम कर सकें। इकोनॉमिक बर्डन हम कम कैसे कर सकेंगे? इकोनॉमिक बर्डन तभी कम कर सकते हैं जब लोगों का टैक्स कम करे। लेकिन सरकार ने लोगों के लिए, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए टैक्स की कोई सुविधा नहीं दी है, टैक्स कम नहीं किया है। इनफैक्ट जो 75 से ऊपर के लोग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको सिर्फ ITR नहीं भरनी है। टैक्स तो अभी भी देना है, इनकम टैक्स अभी भी देना है, सिर्फ ITR नहीं भरेंगे वो। तो आम आदमी के लिए इस बजट में बहुत कुछ नहीं है। एजुकेशन में भी आप देखें तो मोदी सरकार बात करती है डिजिटल इंडिया की, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि हम सरकारी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सरकारी स्कूल में हम टैबलेट्स, मोबाइल कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि कोरोना के बाद अब लोग, बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, सब कोई मोबाइल पे पढ़ रहा है, टैबलेट पे पढ़ रहा है। तो इस बात की सरकार ने कोई बात नहीं करी है। तीसरी चीज जो है, हम रक्षा बजट की बात नहीं करते हैं कुछ भी। इस पूरे बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कोई मेंशन नहीं किया रक्षा बजट का, जबकि हम एक तरफ पाकिस्तान से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हम चाइना से जूझ रहे हैं, अरुणाचल में चाइना गांव बना रहा है, लेकिन हम कोई बात नहीं कर रहे हैं उसमें भी, डिफेंस के क्षेत्र में। लेकिन जो स्वास्थ्य है उस पर तो गवर्नमेंट ने देखी है ना, गवर्नमेंट की तरफ से जी। स्वास्थ्य में मैं आपको बता देता हूँ, जो वो अभी लॉकडाउन में बहुत इंपॉर्टेंट था। लॉकडाउन में आप जिंदगी रहेगी तभी तो आगे बढ़ेगी जी। तो स्वास्थ्य में सरकार ने क्या छल किया है लोगों के साथ? स्वास्थ्य में सरकार ने ये किया, जो पैसा एलोकेट किया है वो 5 साल के लिए किया है, वो 1 साल के लिए नहीं किया। आप अगर आप देखें, जो 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है वो 5 साल या 6 साल में इंप्लीमेंट होगा, वो 1 साल का नहीं है। पहली बात तो दिव्या जी है। दूसरी बात ये कि उसमें से 35,000 करोड़ कोरोना वैक्सीन के हैं, ठीक है। तीसरी बात ये कि जो सैनिटाइजेशन का बजट है दिव्या जी, वो भी सरकार ने स्वास्थ्य में इंक्लूड कर दिया है, जो कि सरकार बस उसको एक पैकेज क्लब करके एक बड़ा सा फिगर बना दिया है, और कुछ नहीं है स्वास्थ्य का बजट में। आरिफ जी, यहाँ पर जो है बजट 2021 जो है वो एक तरफ से देखे तो मतलब राहत भी है, लेकिन दूसरी तरफ से देखे तो वो बहुत भारी पड़ रहा है आम आदमी की जेब पर। राहत कुछ नहीं है। आप देखिएगा बजट आने के बाद LPG गैस हो, पेट्रोल के दाम हो, अब राहत कहाँ रहेगी? जहाँ से शुरुआत होती है वहां से तो महंगाई शुरू कर दी, राहत कहाँ रहेगी? राहत अगर इस सरकार ने आज स्वास्थ्य के लिए बजट की बात करी है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए पहले ही वो आम आदमी से पैसा ले चुके हैं, स्पेशल खाता खुलवाकर आम आदमी से पैसा ले चुके हैं, तो वो अपने पास से कर क्या रहे हैं? ये तो गरीब आदमी को और गरीब करने की साजिश है। गरीब आदमी बहुत गरीब हो जाएगा, 2 आदमी बहुत मालदार हो जाएंगे, जिनके लिए आप ये काम कर रही है सरकार। तो बेसिकली है क्या, ये सरकार आम आदमी की तरफ तो देख नहीं रही है, किसान की तरफ नहीं देख रही है, किसी की तरफ। बजट के लिए में सही बात यह है कि जो गरीब आदमी है और ज्यादा गरीब होगा, और ईमानदार आदमी है, जो 2 आदमी है जिनके लिए आप ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सब चीज बेचने का काम कर रहे हैं। आगे यही होगा कि जो चीज हमारी सरकारी बची हुई है, कांग्रेस पार्टी की दी हुई है, वो और ज्यादा बिकने का काम ये सरकार बेचने का काम करने वाली है। आपको हर चीज में राजनीति देखती है। हाँ ईशान जी बताइए। जी, पेट्रोल डीजल की बात करी हमारे आरिफ राजा जी ने। पेट्रोल डीजल पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब कांग्रेस सरकार ने छोड़ा था 2014 में, 26 मई 2014 को, तब एक बैरल का जो रेट है कच्चे तेल का, वो $108 के आसपास मिलता था भारत को। तो तब पेट्रोल का जो दाम था वो 70 के आसपास पेट्रोल का दाम था, और 57 रुपए के आसपास हमारा 1 लीटर डीजल का दाम था। आज क्या दाम चल रहा है? आज जो चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल मिल रहा है $55 के आसपास का प्रति बैरल, लेकिन पेट्रोल का दाम आप देख चुकी हैं दिव्या जी, 90 क्रॉस कर चुका है कई सिटीज में। दिल्ली में 85 या 87 के आसपास है आजकल, और डीजल का दाम जो है वो 75 क्रॉस कर चुका है। इसमें तीसरी चीज ये है
कि जो सिलेंडर का दाम है, सिलेंडर पहले मिलता था, एक सिलेंडर मिलता था 414 रुपए के आसपास का। अभी कल ही या परसों ही सरकार ने सिलेंडर पे लॉकडाउन का असर नहीं पड़ा है बजट पर, वो आपको क्यों नहीं दिख रहा है ईशान जी? नहीं जी, लॉकडाउन का असर पड़ा है, लेकिन अगर आप एक अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या जितने भी इकोनॉमिस्ट हमारे अर्थव्यवस्था पे बोलते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनका मानना ये है कि जब आप डिमांड बढ़ाएंगे मार्केट में तभी जाके आपकी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। सप्लाई साइड पे पैसा नहीं देना है, हमें डिमांड साइड पे पैसा देना है। डिमांड कौन बढ़ाएगा? डिमांड बढ़ाएंगे लोग बढ़ाएंगे। जब आप लोगों के हाथ में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्ट पैसा देंगे लोगों के हाथों में, और उनका टैक्स कम करेंगे, उनके खर्चे कम करेंगे, तब जाके आपका इकोनॉमी रिवाइव होगी। तीसरी चीज इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि जो सरकार ने सेस लगाया हुआ है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, उससे भी औरतों की किचन पे, औरतों की रसोई पे बहुत फर्क पड़ेगा। उस पे दालों पे बढ़ा है, सेब पे बढ़ा है, चने पे बढ़ा है, सब चीजों पे बढ़ा है, तो उससे भी दाम बढ़ेंगे। अगर दाम बढ़ेंगे तो लोग कम पैसा खर्च करेंगे, कम पैसा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी ऐसे नहीं बढ़ सकती। तो अब वो जीडीपी का जो सपना देख रही है सरकार, वो ऐसे अचीव नहीं हो सकता। हाँ जी, बहुत सारी चीजें जो सस्ती भी हुई हैं, सोने चांदी, इस पर सरकार ने मतलब राहत दी है लोगों को हमारे। मैं एक चीज इस पे पॉइंट पे ऐड कर देता हूँ कि गरीब आदमी सोना चांदी लेने नहीं जाता। गरीब आदमी देखता है कि उसकी आज की रोटी कहाँ से आएगी, आज की दाल कहाँ से आएगी, उसके बच्चे आज का खाना कहाँ से खाएंगे। गरीब आदमी सोना चांदी लेना नहीं जाता। गरीब आदमी के पास खाने के लिए दाल तो है नहीं, आप सोना चांदी का रेट कम, आप दाल का कम करिए पैसा, आप बच्चों को गरीब आदमी को नौकरी देने का काम करिए। आज काम नहीं है, कितने लोग यहाँ से चले गए, सरकार ने उनके बारे में बजट में कुछ दिया है क्या? कितने लोग भूखे मर गए, आज भी यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, कितने लोग घर में बैठे। मैं कह रहा हूँ कितना जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आज तैयार नहीं हो पा रहा है इस सरकार की कमी की वजह से। उसका बजट में क्या है? बजट में तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। आपको लॉकडाउन क्यों नहीं दिखा? लॉकडाउन का असर तो पड़ा। लॉकडाउन का असर किस पे पड़ा? सरकार पर पड़ा। आपको नेशनल इंटरनेशनल जो आयात निर्यात लॉकडाउन का असर पड़ा क्या? सरकार ने तो लॉकडाउन में लूटा है। क्यों सरकार नहीं असर पड़ा? अगर सरकार को लॉकडाउन का असर देखना था तो असल बजट में लॉकडाउन के में जिन लोगों को नुकसान हुआ है, सब देशों की सरकार ने अपने यहाँ के व्यक्तियों को, अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको पैसा दिया है अपने पास से। उनके बजट में उनको प्रावधान किया है कि इतने ठीक है 1 लाख रुपए इस आदमी को मिलेंगे, हर आदमी को 1 लाख रुपए मिलेगा। इसने सरकार ने क्या दिया उल्टा लेने के लिए? उल्टा लिया है तो बजट है कहाँ? ये बजट तो और जीरो है। ये आप देखिए माइनस जीडीपी है और माइनस जाएगी, प्लस हो ही नहीं सकती इस बजट में। अच्छा ये बताइए कि जो लॉकडाउन में जो नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस थे वो रुक गए थे लॉकडाउन के चलते, वो आपको क्यों नहीं दिख रहा आरिफ जी? वो क्यों नहीं दिख रहा? देखिए ये हिंदुस्तान में नहीं रुके, हिंदुस्तान से दूसरे इंग्लैंड वगैरह में और बहुत सारे देश हैं, वहां भी असर हुआ, लेकिन वो तो फॉलो कर रहे हैं। उनका तो देश आराम से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हमारा देश क्यों नहीं कर रहा? हमारा देश क्यों माइनस में बार बार जा रहा है? बांग्लादेश जैसा देश आप देखिए जीडीपी उनकी प्लस होती जा रही है और हम माइनस में क्यों? वहां भी तो लॉकडाउन हुआ है, वहां भी कोरोना था, क्या हुआ है? हमारे देश को क्या हो गया? ऐसा ही था हमारा देश। कांग्रेस के टाइम में सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज इन्होंने क्या किया? रेत बनाकर रख दिया, बिल्कुल देश को राख बना दिया है। देश की इकोनॉमी हमारी इतने ऊपर थी जाती थी, हम डायरेक्ट हमारा तो विश्व गुरु बनने का सपना जो था वो कांग्रेस सरकार में था और हम उसे पूरा कर लेते। अचीवमेंट होता हमारा बहुत बड़ा, लेकिन 70 साल था आपके पास। 70 साल में हमारे देश में सुई नहीं बनती थी। 70 साल में हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी, लेकिन सुई तो सुई छोड़िए, हमने हवाई जहाज बनाने का काम किया, हमने मिसाइल बनाने का काम किया। 70 साल में हमने जीडीपी को प्लस करने का काम किया मैडम, जीडीपी को प्लस करने का काम किया। हमें विश्व में हमारा 70 साल में नाम हुआ। बताइए शान जी, बताइए। 70 साल वाली बात पे दिव्या जी मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारे देश को आजादी मिली थी 1947 में, तब हमारा जो पहला बजट था दिव्या जी, वो न्यूयॉर्क म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है, अमेरिका नहीं, सिर्फ न्यूयॉर्क का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी कम बजट था हमारे देश का। और आज भाजपा सरकार बात कर रही है 5 ट्रिलियन बजट, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। ठीक है, तो ये 70 साल को आप ये मत भूलिए कि अगर 5 ट्रिलियन की बात हो रही है उस बजट से जो बहुत कम था उस समय में, तो 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल में काम हुआ है ऐसा नहीं है, गलतियां हुई होंगी लेकिन काम बहुत हुआ है 70 साल में।
मैडम 19-70 साल का नतीजा है। ये सरकार रेलवे बेच रही है और ट्रैक बेच रही है, बहुत सारे हमारी योजनाएं हैं जो उनको बेचकर इस देश को चलाने का काम कर रही है। यानी कि अब जिस चीज को हमारे सरकार आम आदमी के लिए सरकारी नौकरी देने का काम करती थी, ये छीनने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा बिजली हमारे यहाँ कितना महंगा हो गया है, आम आदमी बिल भरने के काबिल नहीं रहा है। एक आदमी का, आम आदमी का, जिसके घर में एक पंखा एक कूलर है, उसका बिल आता है 3-3 हजार रुपए, कैसे भरेगा? 5,000 रुपए आज कमा नहीं रहा, 3,000 रुपए उसे दे देगा, कहां से बच्चे को पढ़ाएगा? तो आप ये सोचिएगा, बजट में सही मायने में ये जीरो बजट है बिल्कुल आम आदमी के लिए, और कमर तोड़ने वाला बजट है। क्या पेश किया आपने आम आदमी के लिए? कुछ भी नहीं है। ईशान जी, यहाँ पर जो है तो क्या आप इस चीज को मान रहे हैं, आप आम आदमी के लिए बिल्कुल राहत ही नहीं है, कुछ नहीं है इस बजट में? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल राहत नहीं है। सरकार अगर चाहती तो टैक्स बढ़ा भी सकती थी इस बार, हालांकि सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाया है। पेट्रोल पे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है सेस का, लेकिन पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है ये सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि अगर कच्चे तेल का रेट घट रहा है लगातार इंटरनेशनल मार्केट में, तो पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा भी कुछ जो हम बोल रहे थे ना कि 100 साल में सबसे बड़ा बजट है, ये 100 साल में सबसे बड़ा बजट है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि 100 साल में सबसे बड़ा बजट है। ये बहुत नॉर्मल बजट है। ये जो सरकार पहले से पॉलिसी कंटिन्यू कर रही थी उसके एक एक्सटेंशन वाला बजट है, और कोई खास डिफरेंस नहीं आया है। फोटो ये वही है, फ्रेम नया है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, फ्रेम नया, फोटो वही है, फ्रेम नया है, वही निर्मला सीतारमण जी हैं और वही मोदी जी हैं, जिनको मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में समझ आता है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते बहुत लॉस हुआ था गवर्नमेंट को। नहीं तो सिर्फ भारत में तो नहीं हुआ गवर्नमेंट को लॉस, पूरे विश्व में हुआ। अभी आरिफ राजा जी ने कहा कि नहीं पूरे विश्व में चल रहा है, नहीं मैं उस बात से भी इंतफाक नहीं रखता हूँ। पूरे विश्व में फर्क पड़ा है, अमेरिका में फर्क पड़ा है, फ्रांस में फर्क पड़ा है, जापान में फर्क पड़ा है, चाइना में फर्क पड़ा था। अब बात करें हम अगर चाइना की, तो ग्लोबल सेंटिमेंट क्या था कि कंपनियां चाइना से निकलना चाहती थी जो मल्टीनेशनल थी, लेकिन क्या भारत ने उस पर कैश इन किया? कितने मैन्युफैक्चरिंग हम लेकर आ गए कोरोना काल में? 1 साल में आपके पास बहुत टाइम था ये करने का कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनसे डील करते हैं कि आप चाइना को छोड़ के भारत में मैन्युफैक्चरिंग करिए। वो कंपनीज बांग्लादेश जा रही है, बांग्लादेश ऊपर जा रहे हैं, और हम बांग्लादेश से भी मतलब नीचे आ जाए। अब बांग्लादेश हमारे बाद बनाया, हमने बनाया बांग्लादेश को, है ना? तो अब ये थोड़ी होगा कि बांग्लादेश हमसे आगे चला जाएगा। चलिए वो अच्छा कर रहा है, लेकिन हम अपना सोचेंगे ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आना चाहिए था। अगर चाइना से कंपनी मूव हो रही है, हमने एक सेंटिमेंट बना दिया बस कि नहीं चाइना से कंपनी मूव हो रही है, लेकिन वो आ कहाँ रही है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ आनी भी तो चाहिए, तभी नौकरियां बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तभी हमारे पास हमारा दाम कम होंगे चीजों के। अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगा, अगर हम इंपोर्ट ही करते रहेंगे तो दाम नहीं घटेगा उस चीज का। दाम घटाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरर बनना पड़ेगा, इंपोर्टर नहीं बनना पड़ेगा। यानी कि इस बजट में जो करदाता हैं उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है? नहीं, आप देख लीजिए ना दिव्या जी, अगर राहत मिलनी होती तो या तो सरकार टैक्स का स्लैब बढ़ाती उस टाइम कि भाई अब जो स्लैब है, पिछली स्लैब है, अब थोड़ा स्लैब आगे बढ़ा के कि अब टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। क्या होता है कि दो ही चीज एक्सपेक्ट करता है आदमी, या तो टैक्स कम करना और अपना खर्चे कम करना। खर्चे भी बढ़ रहे हैं, रसोई का खर्चा बढ़ रहा है एक तरफ, पेट्रोल डीजल का खर्चा बढ़ रहा है, सिलेंडर का खर्चा बढ़ रहा है। सिलेंडर वाली बात पे हमारी बात वो रह गई कि अब जो सिलेंडर पे दाम बढ़ाया है उस हिसाब से सिलेंडर का जो रेट है वो 700 क्रॉस कर चुका है। और अब ये अच्छे दिन हो गए। 2014 में जब बुरे दिन थे तब सिलेंडर का 414 रुपए रेट था एक सिलेंडर का। तो ना हमारे खर्चे कम हुए, खर्चे बढ़ गए उल्टा, और ना हमारा टैक्स कम हुआ। तो आप बताइए अब कि कैसे सरकार ये कह सकती है कि आम आदमी के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया इस बजट में? आम आदमी को बिल्कुल राहत नहीं दी है इस बजट में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए ताजे मुद्दों के साथ। नमस्कार।